आई स्टार्ट। अच्छा, स्लाइड्स होती क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि हम स्लाइड्स मतलब पहले हम लोगों ने कभी स्लाइड्स नहीं पढ़ी। एफएससी की या ए लेवल्स किया, प्रॉबली ए लेवल्स के अंदर स्लाइड्स हों। मैंने ओ लेवल्स किया फिर एफएससी की, तो हम लोगों को पहले कोई स्लाइड्स नहीं थी। यू वर ऑलवेज सपोज टू, हमें बुक से पढ़ाया जाता था और उसके अंदर ये कहा जाता था कि आपने जो है वो याद करके जो है वो सुनाना है और एग्ज़ाम में लिखना है। अब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और स्लाइड्स आ जाती हैं। स्लाइड्स होती क्या? अब होता ये है कि वेन एवर काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्लास होती है, यू कांट एक्सपेक्ट देम कि वो सारे जो है वो एक किताब लेके आएँ। तो आप चाहते हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इस तरह की चीज़ के अंदर डिस्प्ले हो जाए जो सारों को बहुत आसानी से जो है वो समझ आ जाए। आई डोंट थिंक कि, मुझे नहीं लगता कि स्लाइड से पढ़ाना जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है स्टडिंग का। मेरे ख्याल से और भी अच्छे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मेड स्कूल भी यही यूज़ करता है और सारे मेड स्कूल्स यही यूज़ करते हैं, सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मेरे ख्याल से जो बंदे आपको ये कहते हैं कि स्लाइड जब वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है या स्लाइड से नहीं पढ़ना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि स्लाइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि स्लाइड्स होती क्या है। अब आप जब क्लास के अंदर बैठे हुए हो या अब अगर आप मिड स्कूल जाते हो, तो आपके जो है वो दो तरीके हैं जहाँ से जो है वो आप इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ग्रास्प का तरीका ये है कि आपको वहाँ से जो है वो ऑडियो जो है वो आपको जो टीचर बता रहे हैं अपने मुंह से वो आप सुन सकते हो उनसे। या जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको जो है वो स्लाइड से जो है वो टीचर जो है वो बता रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही है। तो स्लाइड्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरिया है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि वो एक वाहिद ऑडी लाइक विजुअल मेथड ऑफ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अच्छा, अब ज़रूरी बात ये है कि स्लाइड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास क्लास में मौजूद होती है, कि आप क्लास में भी सारा कुछ देख रहे होते हो और उसके बाद आपके घर घर जाके भी जो आपके पास मौजूद होती है। लेकिन अब ज़रूरी बात ये है कि आपकी स्लाइड्स टीचर्स बनाते क्यों हैं और कैसे बनाते हैं। अब स्लाइड्स को कभी कभी जो है वो ऐसे ही ओवरलुक नहीं कर देना, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर आपके टीचर ने कलेक्ट की होती है सारी एग्जाम की हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन। हाई यील्ड का क्या मतलब होता है? हाई यील्ड का मतलब होता है कि जो टीचर को लग रहा होता है कि यार ये वाली जो चीज़ है वो एग्ज़ाम के अंदर आ सकती है, या मैं मोस्ट लाइकली हूँ ये बच्चे को एग्ज़ाम में चीज़ देने के लिए, वो चीज़ जो है वो टीचर जो है वो स्लाइड्स के अंदर बना के बताता है। और वो स्लाइड्स के अंदर बना के बताता है, या तो वो स्लाइड्स के अंदर बना के बता देता है, या दूसरी चीज़ वो ये कर देता है कि वो आपको मतलब मुंह से वो जो है वो बता देता है, लाइक अपने वोकल से टीचिंग के दौरान जब आपको बता देता है। तो या तो वो चीज़ आपको स्लाइड्स में मिली लिखी हुई मिलेगी, या वो चीज़ जब आपको टीचर ऑडियो में बता देगी। अब एमबीबीएस के अंदर जो है वो एक मसला होता है कि यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू मेक अ बार्गेन। और वो बार्गेन आप ये करते हो कि आइदर यू एंड अप रीडिंग ऑल ऑफ द बुक्स, या तो आप सारी की सारी जो वो किताबें पढ़ लो। लेकिन अब आप सारी की सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा हैं। किताबें बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक सिंगुलर सोर्स हो इन्फॉर्मेशन की, जिसके अंदर सब कुछ कंडेंस्ड हो। मेरे जब मैंने मेडिकल स्कूल शुरू किया था और अभी तक मेरा लाइक स्टडिंग मेथड सिर्फ एक है। और वो स्टडिंग मेथड ये है कि जितनी भी लाइक इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी किताबें हैं, 50 60 आर्टिकल्स हैं, जितना भी कुछ है, इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई हैंड आउट मिलता है, टीचर आपको कुछ बताता है, जो भी कुछ है उसको मैं कंडेंस करके एक ऐसे सिंगुलर सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। एक ऐसी छोटी सी अपने पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में मेरे पास वो मौजूद हो कि जब पेपर आए तो उससे 2 3 दिन पहले वो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जब वो मेरे पास अवेलेबल हो। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ना शुरू कर दो 4 5 जगहों से, जो कि आपने एमबीबीएस के अंदर पढ़ना भी है, और लेकिन अगर आप यू लूज़ द ट्रैक ऑफ इट, आप भूल जाते हो कि यार मैंने पहले ये चीज़ कहाँ से पढ़ी थी या दूसरी चीज़ कहाँ से पढ़ी थी। अगर पहली स्लाइड से पढ़ी थी ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से पढ़ी थी। तो मौका आएगा कि आपने जो भी आप इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट फॉर श्योर। क्योंकि कोई भी इंसान जब 100% सुपर ह्यूमन नहीं होता, यू आर गोइंग टू फॉरगेट दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर वो आप इन्फॉर्मेशन को इस तरह एक सिंगुलर सोर्स के अंदर स्टोर कर लोगे, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहेगी। और ये वाला जो लेक्चर है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि हम लोग ये सीखेंगे कि स्लाइड्स को कैसे यूटिलाइज करना है उस सिंगुलर सोर्स ऑफ नोट कलेक्शन बनाने के लिए। क्योंकि जैसे ही वो सिंगुलर सोर्स ऑफ नोट कलेक्शन बन जाती है, तो फिर जब चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास अगर एक सिंगुलर सोर्स आ गई, वो आपके पास हमेशा मौजूद है। आप उसको आज रिवाइज करो, कल रिवाइज करो, एग्जाम से पहले भी आपने वही रिवाइज करनी है, और इन दी एंड एग्जाम में जाके आपने वही जब रिप्रोड्यूस कर देनी है। ओके, तो अब स्लाइड्स को कैसे यूज़ करते हैं? मेरे ख्याल से इसके 3 मेथड्स हैं। और पहला मेथड है कि आप हैंड रिटन नोट्स यूज़ करोगे। दूसरा मेथड है कि आप उसके ऊपर ही annotations करोगे। और तीसरा मेथड है स्क्रीन शॉट्स एंड द क्रिएशन ऑफ फ्लैश कार्ड्स। अच्छा, we'll start with the first method, and that method is using handwritten notes. How to use handwritten notes? अब होता ये है कि you are having slides क्लास के अंदर भी आपको बताया जा रहा है, और आपके पास घर पे
आके वही वाली जो स्लाइड्स हैं वो पूरी आपके पास A to Z मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है कि मोस्टली आपने वो चीज़ें लिखनी हैं जो कि टीचर आपको नहीं बता रहा। तो मतलब आप, मतलब हम लोगों की आदत होती है, मेरी भी बहुत ज़्यादा आदत होती थी कि टीचर ने जो भी लाइक बोला, स्लाइड के ऊपर भी अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो बस यूज़ किया अपने हाथ को और उसको कॉपी करके ना किसी तरह पेपर के ऊपर लिख दिया। और आपको ना हमेशा एक सेटिस्फैक्शन सी मिलती है, एक फॉल्स सेंस ऑफ होप मिलती है हर किसी को कि अच्छा मैंने पेपर के ऊपर लिख लिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ बेहतर हुई है, क्योंकि मैंने पेपर के ऊपर लिख लिया है तो शायद ये मेरे दिमाग में आ गया। इस तरह नहीं होता, दिमाग इस तरह काम नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ कागज़ पे लिख लिया वो आपके दिमाग में आ जाए। तो हमारे पास ज़रूरी बात यह है कि स्लाइड्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो टीचर ने पहले ही लिखी हुई है और पहले ही मौजूद है। मतलब वो आपको दिखा रहा है स्लाइड के ऊपर, मॉनिटर पे आपको नज़र आ रहा है, प्रोजेक्टर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ जो है वो वापस दोबारा जो है वो कागज़ के ऊपर लिखो। यूटिलाइज योर पेपर। आप अपने पेपर को इस तरह यूटिलाइज करो कि आप उसको बेहतर तरीके से उसके अंदर वो चीज़ें लिखो जो टीचर आपको बोल के बता रहा है और स्लाइड्स के अंदर नहीं मौजूद। लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है नोट टेकिंग का, हैंड रिटन। तो एक प्रोफेसर था, उसका नाम था कॉर्नेल, और उसका कॉर्नेल्स नोट टेकिंग सिस्टम होता है, काफ़ी पॉपुलर है, मे बी सम ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस। अच्छा, तो कॉर्नल्स नोट टेकिंग सिस्टम क्या होता है? कॉर्नल्स नोट टेकिंग सिस्टम ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपका ये पेपर है विच आई हैव, जो मैंने पर्पल के अंदर बनाया है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप एक डिवाइडर बनाते हो, नीचे एक डिवाइडर बनाते हो और ऊपर एक डिवाइडर बनाते हो। ऊपर तो डिवाइडर बना के आपने टाइटल और डेट वगैरह जो वो लिख दी। उसके बाद आप लेफ्ट साइड के ऊपर लिखते हो क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम उसी बच्चे से हमेशा सॉल्व होता है, या कोई भी चीज़ हमेशा सिर्फ उसी बच्चे को समझ आती है जो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। एक चीज़ होती है पैसिव लर्निंग और एक चीज़ होती है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, या मैं जो भी अभी चीज़, या जो भी मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ या बोल रहा हूँ, क्या वो आपको समझ आ रहा है? क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो? और अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो क्या आपके दिमाग में उस बात के बारे में शक व शुबात बन रहे हैं, नहीं बन रहे? अगर आपके दिमाग में उस चीज़ के बारे में सवालात नहीं बन रहे तो इसका मतलब आप नहीं सही तरह की सोच रहे। सही सोचने का पहला मदार, एक फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ थिंकिंग राइटली is if you are forming questions in your own brain, that is something which becomes very very important. सोच का मदार ही ये है कि आपके दिमाग में सवालात बनने चाहिए उससे रिलेटेड। और आपने जो सवालात हैं अपने जो दिमाग में बन रहे हैं उनको कभी भी डिग्रेड नहीं करना, क्योंकि जो बच्चा अच्छे सवालात पूछता है वही बंदा जो है वो सिर्फ आगे जा सकता है। आपने कोशिश करनी है कि अपने जो है उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट्स को 100% क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का तरीका है सिर्फ सवालात। इसलिए आई वांट कि आप लोग हमेशा से एक डिवाइडर बना के लेफ्ट साइड के ऊपर क्वेश्चंस लिखा करें, जो भी दिमाग में राइट दैट क्वेश्चन। या तो फिर घर जाके पूछो टीचर से, या उसी वक्त बैठ के टीचर से जो है वो पूछो वो क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये होगी हमारी। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो हमें लिखने चाहिए? जो लर्निंग होती है ना, आई थिंक लर्निंग इज़ लाइक अ रोड। आप एक रोड के ऊपर चल रहे होते हो, ठीक है? कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो एक रोड की तरह होता है। लेकिन उस रोड के अंदर ना बहुत ज़्यादा पोर्ट होल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टूटा हुआ रोड है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर पानी भर जाता है, पोर्ट होल्स हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। ये जो ख़राब रोड है ना, ये जो ख़राब हिस्से हैं ना इस रोड के, वो हैं आपके सवालात। जब आप इन सवालात को पूरा करते रहते हो ना, तब आपका रोड जो है वो सीधा होता रहता है। और जब आपका रोड सीधा हो जाता है तो फिर यू हैव अ परफेक्टली फॉर्म्ड लॉजिकल कॉन्सेप्ट। और जब वो आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट बना रहता है ना, तो फिर आप वो हमेशा किसी को भी कहीं ना कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वाइवा आए या एमसीक्यूज आए, किसी भी तरह का जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन आए वो आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, पहली चीज़ तो हो गई टू यूज़। मैंने क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बता दी, आपको बता दिया कि रीफ्रेम करना है, आपने री राइट नहीं करनी इन्फॉर्मेशन। अगर जो चीज़ क्या कहते हैं उसको टीचर ने बता दी, स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है, तो डोंट री राइट इट, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा क्या चीज़ होती है? आपने जो अपनी मेन एरिया है ना नोट्स का, उसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स मतलब, आप कुछ लोग होते हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं बुलेट पॉइंट के अंदर हमेशा इन्फॉर्मेशन लिखने में। मतलब एक इन्फॉर्मेशन लिखी उसका बुलेट पॉइंट बनाया, दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखी उसका बुलेट पॉइंट बना दिया। अब इसका क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है किताब पढ़ ले बंदा। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो मेक श्योर यू ड्रॉ एरोज। जैसे मैंने ये देखो, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं इसके अंदर कितने सारे एरोज हैं। इट्स नॉट लाइक रीडिंग अ बुक।
इट हैज़ लाइक इसके अंदर डायग्राम्स भी हैं, इसके अंदर छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स भी हैं, इसके अंदर एरोज भी हैं, इसके अंदर जगह जगह पे टेक्स्ट भी है, आइकन्स ही मौजूद हैं। मेक श्योर कि आपके नोट्स इस तरह के हों। जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो लोग कहते हैं कि जैसे आपका हाथ चल रहा होता है, आपके दिमाग के अंदर भी वैसे ही जब लॉजिकल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। सो द मोमेंट इन टाइम यू मेक ए कनेक्शन ऑन योर पेपर, यू आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली मेकिंग दैट कनेक्शन इन योर ओन ब्रेन टू। तो आपके जब दिमाग के अंदर ही वैसे ही कनेक्शन बन रहा है, और अगर आप फ्लो चार्ट्स इस तरह बना रहे हो तो फिर आपके लिए और बेहतर होगा इन्फॉर्मेशन रिटेन करना, और आपको फिर ट्रैक रहेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और कहाँ चली गई और मैंने इसको कैसे बेहतर करना है। दूसरी चीज़ होती है एक लेजेंड क्रिएट करना। अब लेजेंड क्या होता है? लेजेंड होता है एक छोटा सा आइकन बॉक्स जो आप हमेशा क्रिएट करते हो ताकि आपको रेफरेंस रहे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। तो फॉर एग्जांपल अगर आज के नोट्स आप ने स्लाइड्स से बनाए हैं, ठीक है, आप मतलब स्लाइड्स क्लास में सुन रहे थे और उसके आपने नोट्स बनाए हैं, तो मेक श्योर आपके पेपर के जो है वो टॉप के ऊपर आपने इस तरह का एक छोटा सा लाइक आइकन बनाओ, और ये आपके पर्सनल होने चाहिए ताकि आप घर बैठ के आपको खुद पता चले लाइक नोट्स कैसे बनाने हैं और मैंने उनको खुद कैसे यूटिलाइज करना है। एक चीज़ तो ये हो गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप घर जाके वो नोट्स बना रहे हो तो मेक श्योर आप इस तरह का जो है वो एक आइकन बनाओ उसके ऊपर। अब इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपने नोट्स खोले में पिछले साल के विच आई क्रिएटेड। अब ये सारे नोट्स हम लोगों ने जो पिछले साल जो कुछ भी बनाया है, ऑल द स्लाइड्स, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यू जस्ट हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड इसको ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा आपको। इसके अंदर सारी लिंक्स सब कुछ मौजूद है, हम लोगों ने सारा कुछ पहले से डाला हुआ है। तो मैं पहले से पिछले साल बहुत सारे नोट्स बनाता था हमेशा अपने पास, और उन नोट्स के अंदर मैं इसी तरह करता था, लेजेंड बनाता था। और मैं ये करता था कि जो भी चीज़ होती थी मैं उसको नोट डाउन कर लेता था या उसके ऊपर छोटा सा एक आइकन बना लेता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर, इफ़ यू कैन सी माई पॉइंटर, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि नोट्स बुक के हैं और लईक हुसैन से लिए हैं। सो इट्स अ स्मॉल आइकन, और मुझे हमेशा पता चलेगा कि नोट्स मैंने कहाँ से लिए हैं। और ये नोट्स जो है मैंने जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी मैं इन नोट्स को साथ खोलूँगा, फिर अपने साथ लईक हुसैन को खोल के रखूँगा, और मुझे जो है वो आसानी हो जाएगी टू व्यू ऑल ऑफ दिस इन वन प्लेस। यू कैन व्यू दीज नोट्स लेटर ऑन टू गेट इंस्पायरेशन, बट दिस इज़ नॉट द प्राइमरी कंसर्न ऑफ दिस क्लास, so we'll move forward. Okay. The second thing, using dividers. Make sure कि you uh, divide your own page, ठीक है? Use dividers to create sections in your own page. It will help you a lot. इसके अंदर भी आप देख रहे होगे कि I have created dividers, जैसे यहाँ के ऊपर एक divider है पूरा, everything is divided into different sections. When you do that, जब आप divide करते हो इसके ऊपर तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। इसके अंदर मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, आई लेटर ऑन इम्प्रूव्ड माई राइटिंग, और वो आपको लाइक आगे जाके नज़र आ जाएगा, लेकिन जिसने देखने दे कैन चेक इट आउट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट इट्स फाइन बाय मी टू। मूविंग फॉरवर्ड के द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लाइड्स एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज दैम। अच्छा, इंफॉर्मेशन को पढ़ना क्या होता है? मेरे ख्याल से अगर आप एक इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ रहे होते हो तो आपने कोई भी अगर लेक्चर लेने जाना है, सबसे पहले किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आने के लिए या किसी भी न्यू चीज़ को पढ़ने के लिए इट्स लाइक गोइंग टूवर्ड्स अनचार्टेड टेरिटरी। मतलब एक इस तरह का इलाका है जहाँ पर आपने जाना है और आपने उसको पहले एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, कोई नई जगह के ऊपर आप जा रहे हो। एक नया कॉन्सेप्ट या किसी नई जगह में आने का मतलब ये होता है कि आप किसी बिल्कुल नई ऐसी जगह पे जा रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर है, स्ट्रेंज है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक समरी पढ़ के जाओ। अगर आपका आज कोई भी टॉपिक है, मेक श्योर कि आप छोटी सी कोई वीडियो देख लो उसकी, या आप एक छोटी सी जो है वो समरी जो है वो इंटरनेट से पढ़ के जाओ, या कल जो अगर लेक्चर स्लाइड्स हमारी वैसे सारा कुछ अपलोडेड है पहले, लेक्चर स्लाइड्स हैं तो लेक्चर स्लाइड्स हल्की सी पढ़ के चले जाओ ताकि आपके लिए दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले जो है वो सही तरह जो है वो दिमाग के अंदर आपके आ जाए इन्फॉर्मेशन। मूविंग फॉरवर्ड, आपको जो है एक स्केलेटन क्रिएट करना है हमेशा, और जो स्केलेटन हमेशा क्रिएट होगा आपके कॉन्सेप्ट्स का, वो स्लाइड से होगा। पहले आप स्लाइड्स पढ़ोगे और आप अपना एक कॉन्सेप्ट जो है जनरल बना लोगे। हो सकता है आपको कभी भी जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में ना आए, हो सकता है आपको आधी बातें समझ आए आधी बातें समझ ना आए, लेकिन वो अच्छी बात है क्योंकि आपने एक स्केलेटन बना लिया। अब आप जाओगे उस स्केलेटन के ऊपर, उस ढांचे के ऊपर, जब आपने मसल ऐड करना है, मास मैस ऐड करना शुरू करना है, तो आपने घर जाना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जाके रिवाइज करना है और उनके ऊपर जो है वो लेयरिंग करना शुरू करनी है। तो वो जो लेयरिंग वाला पार्ट है वो कहाँ पे आता है? मेरे ख्याल से जो लेयरिंग वाला पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, और वो है कॉर्नल नोट सिस्टम का लास्ट पार्ट, और वो है क्रिएटिंग अ समरी। आपने ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है सारा, ये तो आपने क्लास में कर लिया, टाइटल्स लिख लिए, क्वेश्चंस लिख लिए। अब यहाँ पर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है
एक नोट्स आपने बनाए हुए हैं लेकिन वो नोट्स कंप्लीट नहीं है। आपने घर जाना है, उसके ऊपर स्केलेटन के ऊपर जो आपने स्केलेटन बनाया है यहाँ पे, उसके ऊपर आपने मैथ्स ऐड करना है, उसको घर जाके आपने बुक से रीड करना है, और फिर जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर लिखनी है जो नहीं मौजूद, जो उसके अंदर आपको बेहतर बना देगी उस चीज़ को पढ़ने के लिए, वो आपने इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने जब सारा कुछ ये कर लिया है तो आपने सारी अपनी किताबें बंद करनी है और उसकी एक छोटी सी समरी लिखनी है। एज सुन एज यू राइट दैट समरी डाउन, वो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा आपके ब्रेन के अंदर रहेगा। अच्छा, आई एम थिंकिंग कि जो है वो इंफॉर्मेशन जो सवाल है वो एंड के ऊपर ले लेंगे हम, लेकिन इफ़ यू स्टिल वांट तो मैं पूछ लेता हूँ, सवाल आपसे ले लेता हूँ, जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है। यस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। एनीवेज, क्या नाम है? रिजलर। रिजलर आस्क द क्वेश्चन ब्रो। चलो, एनीवेज, ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, ही और शी इज़ नॉट रिप्लाइंग, तो विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये होता है कि एक चीज़ होती है कि जब आप स्लाइड्स पढ़ रहे होते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा लाइक वेग लिखी होंगी। तो जैसे मैम समीना की स्लाइड्स हैं, उसके अंदर जो फिजियो की स्लाइड्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ इस तरह लिखी होती हैं कि हम एरोज बने होते हैं और हाफ हाफ वर्ड लिखा होता है, और हाफ हाफ वर्ड जो है ना वो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या लिखा हुआ है, और अगर लेक्चर लिया है या अगर आप खुद स्लाइड्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरे ख्याल से ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एआई पढ़ो, एआई को इस्तेमाल करो। और जो एआई को आपने इस्तेमाल करना है ना, वो आपने चैट जीपीटी को नहीं यूज़ करना, आपने गूगल जमिनाई को यूज़ करना है। और गूगल जमिनाई को क्यों यूज़ करना है मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि गूगल जमिनाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वाहिद लाइक gemini.google.com एक वाहिद जो है वो एआई है जो आपको अलाउ कर देता है इमेजेस को ऐड करना। तो फॉर एग्जांपल कोई भी स्लाइड है जो आपको नहीं समझ आती, कोई भी स्लाइड की चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये समझो ये मैंने स्लाइड खोली हुई है, तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको गूगल जमिनाई के अंदर फ़ौरन डाल सकते हो, और गूगल जमिनाई से कह सकते हो एक्सप्लेन दिस टू मी, एंड गूगल जेमिनाई विल डू दैट फॉर यू। वो एक एक चीज़ को जो है वो इन्फॉर्मेशन को सारी को रीड करेगा और वो इन्फॉर्मेशन को आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन गूगल जेमिनाई। और चैट जीपीटी जो है वो आपको ये अलाउ नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि पेड वर्जन यूज़ करो, लेकिन गूगल जेमिनाई टोटली फ्री है, और वो कोई भी जैसे अगर चीज़ समझ नहीं आ रही स्लाइड में लिखी हुई तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो वीडियोज़ देखो ज़रूर स्लाइड्स को पढ़ने से पहले, कोई भी लेक्चर वीडियोज़। लेकिन अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह लिया हुआ है तो आई डोंट थिंक आपको वीडियोज़ देखने की ज़रूरत है। You can just read the slides and you'll get it. Anyways, I think a few people have a question. If you have a question, please raise your hand and I'll unmute you. Yes, Abdus Salam. अब्दुल सलाम पूछा सवाल अपना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, बोलें अब्दुल जी सलाम। आप जी आप थोड़े से फ्यू वर्ड में ये सारे बात बताइए दोबारा, आसान वर्डिंग में। कौन सी बात? ये जो आप समराइज करिए जो आपने सारे बताए अभी, ए टू जी सर, आप सिंपल। दोबारा बताऊँ? नहीं नहीं, सिर्फ कॉमन वर्ड बताइए, मेन आइडिया जो आप बताना चाहते हैं हमें। मैं मेन आइडिया, अच्छा ठीक है, ओके। ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं सारा कुछ मेन आइडिया में बता दूं। मेन आइडिया यही है कि आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो यूज़ करने हैं, और आपको एक तरीके से इस्तेमाल करने हैं। आपने, और जो मैंने आपको तरीका बताया है, हो आपको चाहिए कि आप इस तरीके से जो वो इस्तेमाल करें। अपने दिमाग को हमेशा इंगेज रखें जब टीचर आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, और कोशिश करें कि चीज़ों को जो है वो बिखेरें मत, समेट कर एक जगह के ऊपर जो है वो लेके आने की कोशिश करें। जब आप समेट कर एक जगह के ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे तो फिर बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और इन्फॉर्मेशन कहीं जाएगी नहीं। स्लाइड्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उन स्लाइड को सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि उनकी जो मेन चीज़ें हैं जो स्लाइड्स के अंदर नहीं लिखी हुई, वो आप अपने नोट्स के ऊपर लिखें। जो आपको टीचर ने क्लास में बताया वो आप नोट्स के ऊपर लिखें, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मौजूद वो नोट्स पे लिखें, जो किताब में इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे लिखें। फिर आपके पास एक छोटी सी अपनी किताब आ जाएगी, और इस किताब को आप इस्तेमाल करके जो है पेपर को पास कर सकेंगे बेहतर तरीके से। आई थिंक यही मैंने अभी तक बताया है।
और उसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो जो हैं वो समझ आ जाएंगी। बट आई विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, आई फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग कह रहे हैं रिपीट करने का, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीटिंग, तो यू कैन व्यू इट लेटर ऑन। टाइम नहीं है हमारे पास, तो आई हैव टू रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स शेयर होगी सारों की, लेकिन अभी जो है वो जस्ट लिसन टू एवरीथिंग, और यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर भी। अगर मैं अभी रिपीट करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा टाइम लगे। इट्स फ्राइडे नाइट, और इतना आई डोंट थिंक कि आपको अपने आप को स्टडीज़ के अंदर इतना इंगेज करने की ज़रूरत है। जस्ट लिसन टू मी नाउ। एंड पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो रिपीटेशन है वो आप दोबारा जो है वो जाके ना रिकॉर्डिंग से देख लेना। और ये जो सारा लेक्चर पूरा ये बोर्ड है, ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट यूजिंग स्लाइड और एनोटेशन। अब होता ये है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमने हाथ से नहीं लिखना, मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए और मेरे लिए नोट्स काम नहीं करते। और वो कहते हैं कि पहला मेथड जो है वो फजूल है, और ये इतना मेहनत है, मैं नहीं चाहता इतनी मेहनत करूं। ठीक है, समझ आती है बात। हर किसी का दिमाग बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हर किसी का दिमाग मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग उस मेथड को फाइंड आउट करें जो हमारे लिए वर्क करता है। हमने वो चीज़ें हमेशा एमबीबीएस के अंदर करनी है जिससे हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन आ रही है। ये नहीं कोशिश करनी कि जो है वो आपने वही वाला मेथड यूज़ करना है जो आपको बता दिया है या किसी सीनियर ने कह दिया है, या अगर किसी ने कहा सिर्फ स्लाइड से पढ़ो तो सिर्फ स्लाइड से पढ़ना है, या किसी ने कहा सिर्फ किताब से पढ़ो किताब से पढ़ना है। नहीं, हर तरफ से थोड़ा 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 पढ़ना है, और चेक करते रहना है कि कौन सी चीज़ है जो मेरे काम आ रही है, कौन सी चीज़ है जो मुझे समझ आ रही है। अच्छा, तो जो वो लोग कहते हैं जिनके लिए नोट्स ठीक नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए? वो ये करें कि वो स्लाइड्स ही जाए उनको इस्तेमाल करें, और स्लाइड्स को इस्तेमाल करते करते उसके ऊपर एनोटेशन करें और उसके ऊपर हाईलाइट कर लें। अच्छा, हाईलाइट और एनोटेशन का मतलब है कि स्लाइड्स लें, उसी के ऊपर टेक्स्ट से टेक्स्ट बॉक्स खोल के वहाँ पर ही लिख लें चीज़ें, और उसी के ऊपर जब हाईलाइट करना शुरू करें। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है ना मेरे ख्याल से, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब हर किसी कंप्यूटर के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। जैसे मैं अब आपको अपनी फिजियो की स्लाइड दिखा देता हूँ जो मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी हुई है। अब उसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर हाइलाइटर मौजूद है, और आप हाइलाइटर से जब वो टेक्स्ट के ऊपर भी हाईलाइट कर सकते हो, वैसे भी हाईलाइट कर सकते हो किसी भी जगह के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही मौजूद है, तो आप यहाँ पर बैठ के कोई इन्फॉर्मेशन जो टीचर ने बताई है क्लास में वो भी टाइप कर सकते हो, और वो यहाँ पर रहेगी। फिर पीडीएफ को सेव कर लो आप, वो पीडीएफ हमेशा आपके पास रहेगा। यहाँ पे आप ड्राइंग भी कर सकते हो, अगर किसी ने कोई चीज़ बनानी है जो टीचर ने बताया। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल टैबलेट है, इफ़ यू आर यूजिंग एन आईपैड, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू कैन ड्रॉ एंड एनोटेट ऑन इट फिजिकली, एंड यू डोंट नीड टू मेक श्योर कि आप एक अलग नोट्स बनाओ एंड यू ओपन अनदर बुक। हाउएवर आई थिंक हैंड रिटन नोट्स यू शुड ट्राई एवरी मेथड। मुझे लगता है आपको हर एक मेथड थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इस तरह भी इसके ऊपर डायरेक्टली जो एनोटेट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर मसला क्या होता है, जब आप हैंड रिटन नोट्स से इस्तेमाल कर रहे होते हो, जब आप लिख रहे होते हो किसी कागज़ के ऊपर, तो आपके जो दिमाग के अंदर बर्डन है ना, वो आप कागज़ के ऊपर उतार रहे होते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने आपको कहा कि सेल मेम्ब्रेन की जो विड्थ है ना वो 7 to 11 नैनोमीटर्स है। अब आप फ़ौरन ये पेपर के ऊपर लिख लेते हो 7 to 11 नैनोमीटर्स। अब आपका जो अपना दिमाग है ना वो इस इंफॉर्मेशन के साथ इतना इंगेज नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से स्टोर्ड है। उसको लगता है ये इन्फॉर्मेशन उसने कहीं पे लिख ली है। लेकिन जो इस वाले मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव रिकॉल कर रही होना होता है। आप उसके बारे में बार बार सोच रहे होते हो कि मैंने क्या पढ़ा है। और जब आप रिवर्ट कर करके, जब आपने एक चीज़ पढ़ ली है और दोबारा पीछे जा जाके उसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर आंखें बंद करके जब आप रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा जो है इफेक्टिव होती हैं। एक्टिव रिकॉल के बारे में मैं अभी और थोड़ा सा जो है वो आगे जाके बताता हूँ। इसके अलावा जो एनोटेशन वाला मेथड के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किताब और स्लाइड से साथ पढ़ो। मतलब आपने बीच में कोई, इसके दरमियान में आपके पास अपनी कोई नोटबुक नहीं है, आपने एक तरफ स्लाइड खोली हुई है अपने फ़ोन के ऊपर, अपने लैपटॉप पे, अपने आईपैड पे खोली हुई है या टैबलेट पे खोली हुई है, और उसके साथ जो है वो आपने वो खोला हुआ है, अपनी किताब खोली हुई है। अच्छा, ये मीटिंग जब 10 मिनट में एंड हो जाएगी, मैं दोबारा एक मीटिंग लिंक शेयर कर दूंगा ताकि हम लोग दोबारा इसको कंटिन्यू कर लें। तो अगर मीटिंग एंड हो जाए तो फिर समझ लीजिएगा कि मैं नई लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा, तो आपने अगर किताब खोली हुई है तो आप किताब से डायरेक्टली स्लाइड से पढ़ी जा रहे हैं।
अब लेकिन इसके लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको एक लेजेंड बनाना है, मतलब कि आपने कोई ना कोई सिग्नल्स बनाने हैं अपने लिए, छोटे से साइंस बनाने हैं जो आप किताब के ऊपर लगाओ। जो चीज़ स्लाइड्स के अंदर नहीं है वो किताब के अंदर, मोस्टली ये होगा कि स्लाइड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी जो किताबों में नहीं होगी, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर टीचर्स ने मल्टीपल किताबों से लिया होता है। तो अगर लेइक हुसैन हिस्टोलॉजी है, जेपी हिस्टोलॉजी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा किताबों से, जैसे मैम समीना की स्लाइड्स होती हैं गाइटन से लेती हैं, वो जेपी से लेती हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो किताबें हैं उसका एक अमेलगम, उसका एक मिक्सचर बना के जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं। लेकिन आपने जो किताब है वो मोस्टली आप एक ही पढ़ रहे होते हो, या अगर आप गाइटन पढ़ोगे तो सिर्फ गाइटन ही पढ़ोगे, या अगर जेपी पढ़ोगे तो फिर जेपी पढ़ोगे। ये नहीं होगा कि आप सारी एक साथ पढ़ोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास टाइम नहीं होगा, एलएसएज आ रहे हैं और बहुत कुछ आ रहा है। तो इसलिए उस टाइम के ऊपर ये ज़रूरी है कि आप जो है वो स्लाइड्स के ऊपर उन चीज़ों को हाईलाइट कर लो जो किताब के अंदर नहीं है, और जो किताब के अंदर चीज़ें जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उसको भी आप हाईलाइट कर लो या किसी चीज़ से अंडरलाइन कर लो, और उसके साथ जो है कोई ना कोई सिग्नल बना लो, इस तरह का लेजेंड बना लो, छोटा सा आइकन बना लो, जो आपको हमेशा आपके दिमाग में रहे कि यार ये मैंने स्लाइड से पढ़ा था और ये किताब के अंदर अब लिखा हुआ है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूज़ कर लूँ। लास्टली जो आखिरी मेथड है, जो मेरे ख्याल से एक एडवांस्ड नोट टेकिंग सिस्टम के अंदर आता है, और लाइक ये एक थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड है, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग एक अलहदा भी क्लास रख लेंगे इन द फ्यूचर। और मतलब इसको सीखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मेडिकल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अब होता ये है कि जो लोग आप में से एमएलई वगैरह की तैयारी करेंगे, मे बी उनको पता होगा कि एंकी क्या होता है और फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो कि फ़्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद ये ना पता हो कि फ़्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। या उन लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए हम लोग एक अलग क्लास रख लेंगे। लेकिन ये मेथड फ़्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करने वाला ही है, और मैं भी इसी मेथड को इस्तेमाल करता हूँ। होता ये है कि स्लाइड्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, और मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन इन ज़रूरी होती है। तो उस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को सेव कैसे करना है, मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप एक स्क्रीनशॉट्स ले लो, और उन स्क्रीनशॉट्स को जो है वो एक जगह के ऊपर सेव कर लो। लेकिन अब ताकि अगर आपने दोबारा स्लाइड्स जो वो पढ़नी है तो आपको A to Z सारी स्लाइड्स ना पढ़नी पड़े, मतलब 200-300 स्लाइड जो एक एलएसए के लिए हैं वो आप सारी ना पढ़ो ऊपर से नीचे तक। ज़रूरी है कि आप वो स्लाइड्स देख लो जो इनका आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, या जो स्लाइड्स ज़रूरी हैं, क्योंकि स्लाइड्स जो सारी हैं उनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक जितनी नहीं होती, और कुछ स्लाइड्स होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और कुछ स्लाइड्स होती हैं वो कम ज़रूरी होती हैं। लेकिन ये स्क्रीनशॉट्स दो तरीके हैं, या तो आप इसको बस एक फोल्डर के अंदर रख के सेव कर लो और भूल जाओ, मतलब भूलो मत, एलएसए आए तब निकाल लो, और आपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए हो तब निकाल लो। ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप उनके फ्लैश कार्ड्स बना लो। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ, अभी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है वो आप लोगों ने ये समझनी है कि ये जो मेथड्स हैं ये कॉन्क्रीट मेथड नहीं है कोई भी। आपने इन सारे मेथड्स को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ब्लेंड करना है, और देखना है कि आपके लिए क्या काम करता है। अगर एक जैसा मेरा दोस्त उस सैद है, वो ये करता है कि वो हाथ से नोट्स ही बनाता है, और फिर वो स्क्रीनशॉट्स उसने लिए होते हैं, और फिर वो लेक्चर ले रहा होता है तो उसने लेक्चर के नोट्स जो है वो हाथ से बनाए होते हैं, और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स जो है स्लाइड्स के सेव होते हैं। तो एलएसए से पहले उसने अपने लैपटॉप के ऊपर सिर्फ स्क्रीनशॉट्स खोले होते हैं, क्योंकि उसने स्लाइड्स एक दफ़ा पढ़ ली हैं और उसके पास टीचर के नोट्स हैं। तो वो ये कर रहा होता है कि वो नोट्स से और स्क्रीनशॉट से जब वो सारा कुछ पढ़ रहा होता है, और उसको किताब की जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग हैं वो सिर्फ किताब से पढ़ना पसंद करते हैं, और वो कहते हैं किताब और हैंड रिटन नोट्स हम बनाएंगे, हम लोग किताब से पढ़ेंगे और वो चीज़ें हम उसके अंदर अपने अल्फाज के अंदर लिखेंगे अपने हाथ से, और वो चीज़ हमारे लिए अगर काम कर जाएगी तो हम कर लेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो वीडियोस देखते हैं और हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, और फिर टीचर का लेक्चर लेते हैं उसके भी नोट्स हैं वो बना लेते हैं अपने हाथ से लिख के, और उससे जो है वो आगे जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो हैंड रिटन नोट्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, और वो कहते हैं कि हम लोग नोट्स के बगैर ही बिल्कुल ठीक है, हम किताब को एक दफ़ा पढ़ लें या स्लाइड्स को अगर एक दफ़ा भी पढ़ लें तो हमारे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बैठ जाती है। ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने अपने आप को बिल्कुल ये नहीं कहना कि ये चीज़ बेहतर है ये चीज़ गलत है। हमने कोशिश करनी है कि उन चीज़ों का फोकस करें जो चीज़ें हमारे लिए चलती हैं और जो हमारे लिए काम करती हैं। आपको अपना मेथड फाइंड करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाइक इमीडिएटली नहीं हो सकता कि आपको सब कुछ समझ आ जाए, या इमीडिएटली नहीं हो सकता कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या काम करता है। लेकिन बाय
टाइम आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, और अपने अपने आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। इसीलिए आपके लिए एक फाउंडेशन मॉड्यूल बनाया जाता है और उसको इतना लंबा रखा जाता है, 8 से 10 हफ्तों का रखा जाता है। इसीलिए ताकि बच्चे अपने मेथड्स को टेस्ट करें और वो ये मेथड को फाइंड करें जो मेथड उनके लिए काम करता है। क्योंकि हर मॉड्यूल जब भी शुरू होगा, इसके बाद एमएसके शुरू होगा, उसके बाद आपका ब्लड शुरू होगा, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शुरू होगा। ये सारे मॉड्यूल्स आपसे मांगते हैं कि आप एक मुख्तलिफ अंदाज के अंदर उनको पढ़ें, और उस अंदाज में पढ़ें जो अंदाज आपको सूट करते हैं या जिससे आपको समझ आती है। कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि एमबीएस के लेक्चर लेते हैं वो, फिर वो गाइटन पढ़ते हैं, और फिर वो फिरदौस जो है वो रिव्यू बुक उसकी पढ़ते हैं, और फिर उनको जब वो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं और फिर उनके एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो फिजियो सिर्फ स्लाइड से पढ़ते हैं। वो कहते हैं गाइटन खोलना ही जब वो बहुत बड़ा गुनाह है, गाइटन नहीं आपको खोलनी चाहिए, स्लाइड से ही जब सारा पेपर हो रहा है सॉल्व, तो गाइटन खोलने का क्या फ़ायदा है इतनी बड़ी किताब खोलने का। और दोनों की बात समझ आती है, क्योंकि दोनों के मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ रहे होते हैं। आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या काम करता है। लेकिन अगर हम लोग स्टडिंग मेथड्स के ऊपर आए, तो सिर्फ इस अब मैं 2-3 मिनट और बोलूँगा, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी सिर्फ 4 मिनट रह गया। हम लोग एक काम करेंगे कि मैं एक नई मीटिंग जनरेट करूँगा, उसके अंदर आपके सवालात के जो हैं वो जवाबात मैं दे दूँगा। लेकिन इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड कर देंगे, मतलब अभी 4 मिनट रह गए, तो बस 2 मिनट की बात रह गई है मेरी। मेरे ख्याल से जो स्टडीइंग के मेथड्स होते हैं ना, वो सिर्फ दो होते हैं। एक होता है एक्टिव रिकॉल और एक होता है स्पेस्ड रेपिटेशन। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि नोट्स बनाना या कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना एक अच्छा मेथड नहीं है स्टडीइंग का। वो कहते हैं कि अगर आप एक किताब से पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि आप इंफॉर्मेशन खा रहे हो, लाइक यू आर कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन इजंट द बेस्ट वे ऑफ मेमोराइजिंग इट। सो इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम अ बुक, अगर आप एक किताब से पढ़ रहे हो और आपको समझ आ रही है सब कुछ, या आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में सब कुछ जा रहा है, आपके दिमाग में सब कुछ नहीं जा रहा। जब तक आप वो किसी को सुनाओगे नहीं, या जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे अपने आप को, तब तक मतलब जब तक आप अपने इंफॉर्मेशन अपने दिमाग से निकालोगे नहीं, तब तक वो इन्फॉर्मेशन का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आई भी है या नहीं है। तो दिमाग से जो चीज़ें निकलती हैं, उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है दिमाग को, ना कि वो चीज़ें जो दिमाग के अंदर जाती हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा ये समझना कि जैसे जो आज का मैंने लेक्चर दिया आपको, शायद ये लेक्चर मुझे बहुत ज़्यादा देर तक याद रहे, लेकिन जो मैंने आज सुबह अपने टीचर्स के लेक्चर्स क्लास में सुने हैं, वो लेक्चर्स मुझे याद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में जा रही थी, अभी मैं अपने दिमाग से आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने पीयर्स के साथ बैठें। जब भी आप एमबीबीएस में आए हैं, एमबीबीएस अकेली स्टडी नहीं है। हमारे टीचर्स भी हमें यही कहते हैं, मैम नबीला भी ने भी हमें यही कहा था, और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। आप अकेले पढ़ते रहोगे, हो सकता है आपके पेपर ना सॉल्व हों, मेहनत करते रहोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि वो आपके दिमाग के अंदर एकदम नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन इतनी सारी होती है एमबीबीएस के अंदर, और वो एग्ज़ाम से पहले आप सारी नहीं याद कर सकते। तो ज़रूरी है कि आप साथ साथ पढ़ते रहो, और साथ साथ पढ़ने के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ये ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों को पढ़ाओ। अगर आपने इन्फॉर्मेशन किसी को पढ़ा दी, अच्छे तरीके से समझा दी, तो वो आपको कभी भी जो मर्ज़ी हो जाए नहीं भूलेगी। एक चीज़ होती है एक्टिव रिकॉल, मेरे ख्याल से ये हमने समझ लिया। दूसरी चीज़ है स्पेस्ड रेपिटेशन। इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, और फॉरगेटिंग कर्व का शायद आप लोगों में से कुछ काफ़ी लोगों को पता हो। वो ये होता है कि ओवर द टाइम ये होगा कि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको आज याद रहे, कल याद रहे, परसों आपको भूलनी शुरू हो जाएगी, उससे अगले दिन और कम हो जाएगी, उससे हफ्ते बाद वो आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ याद रहेगा। तो फॉरगेटिंग कर्व एक मेडिकल स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो फॉरगेटिंग कर्व ही है। क्योंकि फॉरगेटिंग कर्व एक ऐसी चीज़ है कि आप किताब पढ़ोगे और थोड़े दिनों बाद आपको भूल जाएगी। बायोकेमिस्ट्री एक सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। वॉलेटाइल का मतलब इट्स सो ऐसे है जैसे उड़ जाएगी बिल्कुल, पानी की तरह उड़ जाएगी। अगर पानी को बाहर रखें तो वो जैसे वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, इस तरह बायोकेमिस्ट्री गायब हो जाएगी। तो आप जितना मर्जी पढ़ लोगे, एक टाइम आएगा कि बायोकेमिस्ट्री आपको भूलनी ही भूलनी है। तो ज़रूरी है कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, उस इंफॉर्मेशन को, उन टॉपिक्स को लिखो जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, और जो टॉपिक्स अब आपको दिमाग में लग रहा है कि अब आपको भूल रहे हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो। हमारे मेडिकल स्कूल के लिए अंदर ज़रूरी बात यह है कि उन हमारे एलएसएस होते हैं रेगुलरली, और वो एलएसएस बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन बार बार रिवाइज होती रहती है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप अपने एलएसएस जो हैं वो कंटिन्यूअसली देते रहो। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और मैंने जैसे जो मेरे नोट्स होते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों बाद शेयर करूंगा। जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बायोकेमिस्ट्री के, बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल।
तो पहले एक सवाल होता है इसके अंदर लिखा हुआ, उसके बाद उसके इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है। तो अब मैं पहले अपने आप से पूछता हूँ कि क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद मैं उसके जो वो जवाबात नीचे लिखे होते हैं, अगर मुझे नहीं आता जवाब तो मैं उसको रेड कर देता हूँ, और जब मैंने एग्जाम देना होता है तो मैं उससे पहले सिर्फ आके